कक्षा 9 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 5 बल एवं गति के नियम के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। इसका भाग 1 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या चीजें दी हैं। तो सबसे पहले है ये प्रश्न आपका, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को कैच करते समय गेंद पकड़ने के साथ अपने हाथ पीछे क्यों ले जाता है? तो इसका कारण है समय बढ़ाने के लिए ले जाता है। ऐसा करने से गेंद देरी से विराम में आ जाती है, अतः उसके संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। अतः गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथों पर कम बल आरोपित किया जाता है, जिससे चोट नहीं लगती और कैच नहीं छूटता है। अगला प्रश्न है, समान वेग से आ रहे एक पिंड को 200 न्यूटन का बल लगाकर, यानी F दिया हुआ है 200 न्यूटन, 0.25 सेकंड में रोक दिया जाता है, यानी T बराबर दिया है 0.25 सेकंड में रोक दिया जाता है। पिंड के आवेग की गणना कीजिए। आवेग निकालना है तो I बराबर होता है F इंटू T। तो F कितना दिया है 200 दिया हुआ है, T कितना दिया हुआ है 0.25। ये दशमलव हटाते हैं, नीचे 100 लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी 2 गुना कितना हो जाएगा 25, 25 दूनी 50 और होगा क्या न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। प्रश्न नंबर 4 है ये, 5 न्यूटन का बल M1 द्रव्यमान की वस्तु में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा M2 द्रव्यमान की वस्तु में 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ये स्क्वायर है, इसको ध्यान रखना। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दिया जाए तो यह बल उनमें कितना त्वरण उत्पन्न करेगा? चलिए पहले F1 ले लेते हैं। F1 है हमारे पास 4 न्यूटन और M1 A1 दिया हुआ है कितना 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो F1 बराबर हो जाएगा M1 A1। तो F1 है 4, M1 निकालना है, A1 कितना है हमारे पास 8 है। तो M1 का मान हो जाएगा 4/8, 4 4, 4 दूनी 8। तो M1 का मान हो गया 1/2 या M1 बराबर 0.5 kg आ गया। ऐसे ही दूसरा निकालना है हमें। F2 दिया हुआ है कितना हमारे पास F2 भी 5 ही न्यूटन दिया हुआ है। A2 दिया हुआ है कितना, A2 है 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो F2 बराबर होता है M2 A2। तो M2 निकल जाएगा, इससे M2 बराबर हो जाएगा F2/A2। तो ये M2 बराबर F2 कितना हो गया, F2 भी 5 हो गया है और A2 है हमारे पास 24। तो इसको 5/24 से जान दीजिए, नहीं कुछ हो रहा है। अब क्या करना है हमें, बल तो वही है, अब हमें निकालना है द्रव्यमान M1 प्लस M2। तो M1 कितना हो गया देख लीजिए, M1 है 0.5 और प्लस M2 है 5/24 का दशमलव बताइए, नीचे 10 बढ़ा दीजिए। तो लघुत्तम लेना है इसका, लघुत्तम कितना आ जाएगा, फिलहाल तो इसको लघुत्तम आप 240 ही लीजिए और 5 को इसमें से कॉमन भी ले लीजिए। तो इधर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 5 से काट दीजिए, 5 1 5 और 5 24 और 5 1 40 और 24 और 10 हो गया 34, 34/48 हो गया। ये हो गया M आपका। तो M आ गया तो सूत्र लगाना है, त्वरण कितना हो जाएगा, तो A बराबर F/M से निकालेंगे। तो F आपको कितना दिया हुआ है 4 ही न्यूटन दिया हुआ है और ये 34/48 हो जाएगा, 48 ऊपर आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 यहाँ 17 दूनी 34 हो जाएगा। कितना हो गया ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 चौक 8 और 1 9 और बटे 17, इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है
प्रश्न 5, यदि नेट असंतुलित बल शून्य हो जाए तो क्या संवेग भी शून्य हो जाएगा, समझाइए। तो सबसे पहले तो त्वरण की परिभाषा जो होती है, त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान, या त्वरण जो है वो बल के समानुपाती होता है। तो स्पष्ट है कि नेट असंतुलित बल शून्य हो जाए तो त्वरण भी शून्य हो जाएगा, अतः वस्तु नियत वेग से गति करेगी, फलस्वरूप संवेग भी यानी संवेग इसका नियत हो जाएगा, शून्य नहीं होगा। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि बैलगाड़ी को कैसे खींच पाता है। बैल यानी गाड़ी को कैसे खींच पाता है बताना है इसको। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होने के होते हैं, किंतु ये एक ही वस्तु पर नहीं बल्कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बल अपने खुरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलता है और ये क्रिया है, फलस्वरूप और प्रतिक्रिया बल पैर पर आगे की ओर कार्य करती है। इस तरह बैल गाड़ी को खींच पाता है। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? ये बच्चों बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो जरूर इसको तैयार कर लेना। रॉकेट की गति संवेग संचरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से ज्यादा मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की पाइप से तकलीफ क्यों होती है, स्पष्ट करना है इसको। उत्तर इसका, तीव्र गति से ज्यादा मात्रा में पानी फेंकने पर क्या होती है, क्रिया होती है, से संबंध अधिक होती है, अतः प्रतिक्रिया स्वरूप कर्मचारी पर विपरीत दिशा में अधिक बल कार्य करता है, जिससे उसे तकलीफ होती है। 5 किलोग्राम की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है, यानी m दिया हुआ है वो दिया है 5 किलोग्राम और f दिया हुआ है 10 न्यूटन और t दिया हुआ है 5 सेकंड। चलिए देखते हैं क्या इस बल में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो पहले ए निकालना है त्वरण, तो ये होता है F बटे M। तो F कितना है, F है 5, नहीं F है 10, M कितना है 5, ये है F 10 और ये 5, 5 गुण 5, 5 गुण 10, यानी कि ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा और यही आंसर हो गया। वस्तु के वेग में परिवर्तन की गणना भी कीजिए। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर बताना है, तो F m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो चलिए देखिए F कितना है हमारे पास 10 है, m आपका कितना है 5 है और डेल्टा v निकालना है, और यहाँ डेल्टा t की जगह पे आपका 5 सेकंड ही काम करेगा। तो 5 से 5 कट जाएगा तो डेल्टा v का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग में परिवर्तन होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 किलोग्राम की एक बंदूक से 20 ग्राम की गोली, 2 किलोग्राम की बंदूक है तो बड़ा एम ले लीजिए, बड़ा एम जो हो जाएगा 2 किलोग्राम हो गया, और बंदूक से 20 ग्राम की गोली तो छोटा ले लीजिए, तो 0 कितना हो जाएगा 020 किलोग्राम हो जाएगा। और मीटर पर सेकंड में गोली का वेग है, स्मॉल v दिया हुआ है कितना 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छत्तीस में छोड़ी जाती है। बंदूक के पीछे हटने का वेग ज्ञात करना है, यानी कि कैपिटल v ज्ञात करना है। तो होता क्या फॉर्मूला इसका, कैपिटल एम वी बराबर होता है स्मॉल एम वी, संवेग संरक्षण के नियम से। ये क्या है, संवेग संरक्षण नियम। चलिए इसमें क्या होगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल एम वी बटे कैपिटल एम हो जाएगा। स्मॉल एम कितना है 2 है, v कितना है हमारे पास 100 है, और बटे में कैपिटल एम है हमारे पास 2। स्मॉल एम नहीं लिखा गया बेटा, स्मॉल एम है 0.02, तो 0.02 कर दीजिए इसको। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और ये कट के 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होगी, पीछे हटेगी। तो यहाँ लिखना है 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बंदूक पीछे की ओर हटेगी।
यही आपका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा में एक ही दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है। तो M1 का मान दिया है 1 kg और M2 का मान दिया हुआ है वो 2 किलोग्राम और क्रमशः वेग इनका कितना है। U1 है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड और दूसरा है U2, ये है 1 मीटर प्रति सेकंड। दोनों वस्तु टकराने के बाद प्रथम वस्तु का वेग 1.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये V1 का मान दिया है 1.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें, यानी V2 ज्ञात करना है। तो संवेग संरक्षण के नियम से लेंगे हम। संवेग संरक्षण के नियम क्या हो जाएगा। M1 V1 बराबर ये है M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। M1 कितना है 1 है, U1 कितना है आपका ये है 2 प्लस M2 कितना है 2 है और U2 कितना है 1 है बराबर M1 कितना है 1 है और V1 कितना है 1.5 प्लस M2 कितना है M2 2 है और V2 हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 2 V2। ये तो हो गया 4, इसको इधर ले आइए तो 1.5 हो जाएगा माइनस का और ये हो गया 2V2। तो 2V2 का मान कितना हो जाएगा, ये 4 में से 1 घटा दीजिए तो ये 0.5 बच जाएगा। इधर 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा। तो V2 बराबर हो जाएगा 2.5/2, यानी इसको भाग दीजिए 1.1 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी V2 का मान हो गया 1.25 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 3 ठोस क्रमशः एल्युमिनियम, स्टील तथा लकड़ी के बने हैं एवं इनका आयतन तथा आकार समान है। बताओ इनमें से किस ठोस का जड़त्व ज्यादा होगा और क्यों होगा। स्टील का जड़त्व सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका घनत्व सर्वाधिक होने के कारण द्रव्यमान भी सर्वाधिक होगा। कांच के बर्तन पक्के फर्श पर गिरने से टूट जाते हैं पर रेत पर गिरने से ऐसा नहीं होता है, क्यों। उत्तर इसका वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। पक्के फर्श पर गिरने पर कांच की वस्तु तुरंत विरामावस्था में आ जाती है, अतः संवेग परिवर्तन की दर अधिक होने के कारण उस पर अधिक बल लगता है जिससे वह टूट जाती है। रेत पर गिरने से वह तुरंत विरामावस्था में नहीं आती बल्कि कुछ समय लगता है, अतः संवेग परिवर्तन की दर कम होने के कारण इस पर बल भी कम लगता है और वो नहीं टूटती। गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखिए। तो F बराबर ma होता है। F बराबर ma, तो F क्या है, बल है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। तो यहाँ F बराबर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल हो गया, m क्या हो गया, वस्तु का द्रव्यमान हो गया, a क्या हो गया, वस्तु का कार्यरत त्वरण हो गया। अगला प्रश्न है बंदूक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। तो ये उत्तर है आपका रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। बंदूक चलाने के पूर्व बंदूक व गोली दोनों विरामावस्था में है, अतः इस निकाय का कुल रेखीय संवेग 0 है। फायर करने पर गोली उच्च वेग से आगे की ओर जाती है, अतः अब इसमें धनात्मक संवेग है, फलस्वरूप बंदूक पीछे जाती है जिसमें गोली के बराबर किंतु विपरीत ऋणात्मक संवेग है और कुल संवेग अब भी 0 है, अतः बंदूक के पीछे आने से व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। यदि बस अचानक चल पड़ती है तो जड़त्व के कारण सामान में विरामावस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वह पीछे गिर सकती है और बस के कारण वह पीछे
गिर सकती है। और बस के अचानक रुकने पर गत्यावस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति के कारण आगे की ओर गिर सकती है। यदि बस तेज गति से मुड़ती है तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उपलब्ध न होने पर समान मोड़ के बाहर की ओर गिर सकता है, अतः उसे रस्सी से बांधा जाता है। सिद्ध कीजिए कि यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। चलिए देखते हैं। माना हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम तथा वेग स्मॉल वी है तथा भारी वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम और वेग कैपिटल वी है। तो क्या होता है, स्मॉल एम तो छोटा हो गया कैपिटल एम से, तो हल्की वस्तु का संवेग बराबर भारी वस्तु का संवेग, ये संवेग संचरण के नियम से है। तो स्मॉल एम वी बराबर कैपिटल एम वी हो जाएगा। तो एम बटे एम बराबर कैपिटल वी बटे स्मॉल वी। अब इसमें देख लीजिए, क्योंकि बाएं पक्ष में एम अंश में हर से छोटा है, अतः दाएं पक्ष में वी जो है अंश हर से छोटा होगा। अतः सिद्ध होता है कि हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु से वेग से अधिक होगा। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक कार हो तो एक जड़त्व के किनारे खड़ी है, संभवतः हमारे द्वारा बल लगाने पर भी कार गतिशील नहीं हो पाएगी। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करने के लिए कहता है कि दोनों बल विपरीत व बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः तर्क पर अपने विचार दीजिए और बताइए कि कार क्यों गतिशील नहीं हो पाती। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किंतु क्रिया व प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, क्योंकि ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पर नहीं। कार के गतिशील न हो पाने के बारे में दिया गया विद्यार्थी का तर्क गलत है। वस्तुतः कार इसलिए गतिशील नहीं हो पाती क्योंकि कार का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व अधिक है। उसे गतिशील करने के लिए जितने बल की जरूरत होती है उतना बल विद्यार्थी नहीं लगा पाता है। 50 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 8 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 50 किलोग्राम की वस्तु है, एम हो गया 50 किलोग्राम और टी दिया है इन्होंने 6 सेकंड है। दूसरा क्या कहा है, 4 मीटर से, यानी यू दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड से वेग कितना हो जाता है, वी दिया है इन्होंने 7 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु के पहले और बाद में संवेगों व उस पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो पहला संवेग लेते हैं P1 बराबर हो जाएगा mU1। तो m कितना है हमारे पास, m तो 50 है, u कितना है हमारे पास 4 है, तो 5 और 20 200 हो जाएगा। ये P1 पहला संवेग है, प्रारंभिक संवेग 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही P2 भी निकाल लेते हैं। तो P2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा mV2 हो जाएगा। m कितना है 50 है, V2 का मान कितना है 7 है, तो 5 से 35 350 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये P2 हो गया, ये प्रारंभिक संवेग हो गया, एक आंसर हो गया। ये अंतिम संवेग हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। अब क्या करें, संवेग तो निकल चुके हैं, उस पर आरोपित बल की गणना कीजिए। आरोपित बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है। चलिए डेल्टा P यानी इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 350 में से 200 घटा देंगे और डेल्टा T जो समय आया था वही लिया जाएगा, 6 सेकंड लिया जाएगा, तो घटा के कितना आ जाएगा, ये 150 बच जाएगा और बटे में 6 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 50 हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। यानी 25 न्यूटन का बल उस पर लगेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर क्रियाशील नियत बल 25 सेकंड में, एम दे रखा है इन्होंने कितना 3 किलोग्राम, 25 सेकंड दिया है, P बराबर है 25 सेकंड में उसके वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा करके 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है।
यानी कि u बराबर दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड है और v दिया हुआ है कितना 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो लगाया गया बल व परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी F ज्ञात करना है। तो सूत्र देखो लगाना है हमें, F बराबर होता है m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। चलिए लगा देते हैं सूत्र। डेल्टा v का मतलब कितना हो गया, m तो दिया हुआ है 3, डेल्टा v का मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करना है। तो 3.5 माइनस 2 हो जाएगा अपॉन डेल्टा t कितना है 25 है, तो 25 यहाँ लिख दीजिए। कितना हो गया 3 गुना ये हो जाएगा 1.5 बटे हो गया 25, तो ये दशमलव हटा दीजिए यहाँ से, तो ये हो गया 10, तो 5 या 15 और 5 में 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 9/50 हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम 18/100 भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.18 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। एक लंबी में सीधी रेखा में 30 ग्राम द्रव्यमान की गेंद के वेग का समय के साथ ग्राफ दिया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए कितना घर्षण बल की आवश्यकता होगी। इसमें m जो दिया हुआ है वो 30 ग्राम है, 30 ग्राम इसको बदलिए किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 0.030 किलोग्राम। ये ग्राफ में वेग u दे रखा है कितना, ये तो m हो गया, u दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर में बदल दीजिए 0.15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा u। अंतिम वेग इसका 0 दिया हुआ है, कुछ समय में 0 हो जा रहा है यहाँ पे, और t जो दिया हुआ है वो 5 सेकंड दिया हुआ है। तो घर्षण बल यानी m बताएंगे, F बराबर हो जाएगा m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। चलिए देखते हैं m का मान कितना है 0.030 और डेल्टा v मतलब इसमें वेग में परिवर्तन, तो 15 माइनस 0 हो चुका है, और डेल्टा t यानी यही समय रहेगा 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 0.030 गुना 15/5 हो जाएगा, 5 × 5 5 × 15, कितना आ जाएगा 0.030 गुना 3 हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए तो 0.090 इतने न्यूटन का घर्षण बल लगेगा, इतने न्यूटन का घर्षण बल। यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा हम। एक फुटबॉल और टेनिस बॉल समान वेग से गतिशील हैं, दोनों एक दूसरे के से आमने सामने टकराते हैं तथा कुछ समय बाद दोनों रुक जाते हैं। अगर टकराने का समय अंतराल 1 सेकंड है तो कौन से बॉल पर बल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, किस बॉल के समय में सबसे अधिक परिवर्तन होगा और किस बॉल का त्वरण सबसे अधिक होगा, यही बताना है। तो नंबर 1, टकराने के कुछ समय पश्चात दोनों रुक जाते हैं, अतः दोनों ही बॉल पर समान बल का समान प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, टक्कर के पश्चात दोनों गेंद रुक जाते हैं, अतः दोनों का संवेग शून्य हो जाता है, क्योंकि टक्कर के पूर्व दोनों समान वेग से चल रहे थे, अतः फुटबॉल का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसका संवेग अधिक था, अतः फुटबॉल के संवेग में अधिक परिवर्तन होगा। क्योंकि दोनों बल समान वेग से गतिशील थे, अतः दोनों का त्वरण समान था। यदि वेग नियत था तो त्वरण शून्य था। अगला आ रहा है 3 किलोग्राम के एक पिंड पर लगने वाला बल का समय के साथ खींचा वक्र निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है, पिंड का संवेग ज्ञात कीजिए। ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को सामने, इसमें समय जो है t बराबर आपको 4 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ t बराबर 4 सेकंड ले लीजिए, और यहाँ पर आपको बल जो दिखाई दे रहा है ये 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो F का मान जो है वो 10 न्यूटन हो जाएगा। हमें संवेग बताना है, तो F का जो सूत्र होता है संवेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल होता है, तो डेल्टा P बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा T, यही मान ऊपर से रखने हैं। F का मान 10 है और डेल्टा T का मान कितना है 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर होगा।
सिद्ध कीजिए कि किसी दो वस्तुओं का कुल संवेग उनके परस्पर टकराने से पूर्व एवं टकराने के पश्चात समान रहता है। तो ये हमने ले लिया है। मान लो गेंद ए व बी के द्रव्यमान क्रमशः m1 है और m2 है। ये एक सरल रेखा में वेग u1 व u2 वेग से गतिशील है एवं उन पर कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है। t समय पर बाद दोनों गेंद परस्पर टकराती है, जहां a व b गेंदों पर बल F12 बल तथा b a गेंद पर F21 बल आरोपित करती है। फलतः a व b के संवेग वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाते हैं। गेंदों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल गति के तीसरे नियम के अनुसार बराबर एवं विपरीत दिशा में है, इसलिए अब यहाँ पर ये सब कुछ दिया गया। बी ये बल जो लग रहा है F12 जो है माइनस F21 के बराबर होगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से है। इन बलों की वजह से गेंदों के वेग में बदलाव आता है, फलतः गेंदों का संवेग भी बदल जाता है। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर, यानी F12 बराबर m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी m v हो गया, डेल्टा v में v2 माइनस v2 आ जाएगा। ये v2 माइनस v2 और m2 यहाँ पर है, डेल्टा t यहाँ पे रह गया। F21 निकालेंगे तो m1 v1 माइनस u1 आ जाएगा, बटे में t आ जाएगा। गति के तृतीय नियम से क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से F12 बराबर माइनस का F21, ये दोनों मान बराबर कर दिए गए। तो ये हो गया m2 v2 माइनस v2 बटे t, और माइनस का ये हो जाएगा m1 v1 हो जाएगा माइनस v2 हो जाएगा बटे t हो जाएगा। चलिए दोनों की गुणा कर देते हैं। t से तो t कैंसिल हो गया, ये वाला t कट जाएगा। तो m2 v2 माइनस u2 बराबर m1 v1 माइनस u1 हो गया। अब अंदर गुणा कर दिए तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके बाद इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये m2 u2 आ जाएगा। ऐसे इसकी गुणा इससे कर देंगे m1 v1 माइनस का, फिर इसकी गुणा इससे कर देंगे तो प्लस का m1 v1 हो जाएगा। अब सारे प्लस वाले कर लो और माइनस वाले प्लस कर लो, तो ये m2 v2 इधर जाकर के प्लस का हो गया ये, और ये इधर आकर के माइनस का ये प्लस हो गया। तो टकराने के बाद संवेग टोटल और टकराने के पहले संवेग दोनों ही चीज बराबर थी, और यही संवेग संरचना का नियम होता है। चलिए यह है 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के द्रव्यमान, यानी m1 दे रखा है इन्होंने 40 किलोग्राम, और m2 कितना दे रखा है, m2 है आपका 20 किलोग्राम। वस्तुएं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग 10 और 50, यानी u1 दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड और u2 दे रखा है आपका 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इसकी दिशा में एक दूसरे की ओर है, तो ये माइनस हो जाएगा। उस समय 50 वेग टकरा कर आपस में चिपक जाती हुई जुड़ी वस्तु का वेग होता है, यानी कि मान लिया वेग जो है v1 और v2 दोनों बराबर हो जाएंगे और ये v के बराबर हो जाएगा। चलिए सूत्र लगाइए संवेग संचरण का। संवेग संचरण क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर ये हो जाएगा m1 v हो जाएगा v1 प्लस m2 v2। चलिए मान रखिए इसमें m1 कितना है हमारे पास 40 है, u1 कितना है 10, m2 कितना है 20 और u2 है माइनस का 50, विपरीत आरएस की है। m1 का मान 40 है गुणा v हो गया, और प्लस m2 का मान कितना है हमारे पास 20 है गुणा v हो गया, तो 400 हो जाएगा। 400 और माइनस का ये 5 गुनी 10, यानी कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 v है और ये 20 v, तो 60 v हो जाएगा। कुल घटा कर कितना बच जाएगा, माइनस का 600 बच जाएगा, बराबर 60 v हो जाएगा। तो v बराबर हो गया माइनस का 600 बटे 60, 0 0 कट जाएगा और ये कट के 10 आ जाएगा। तो v का मान कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 10 मीटर प्रति सेकंड, और यही आपका आंसर होगा। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो में डालूं तो आप लोगों को दिखाई दे सके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं और इसके साथ साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।